तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। और इसमें ये वाली वीडियो में मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताऊंगा जो आप लोग पढ़ चुके हैं 10th में। लेकिन इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो 11th 12th में काम आएंगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता ही है क्या होता है। कोई भी सीक्वेंस दिया है ऐसे an तक, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी का कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको डी लिखते हैं। और डी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कि डी कभी चेंज नहीं होता। डी चेंज होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। मतलब हर दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ऐसा नहीं होना चाहिए। डी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका nth टर्म हम लोग कैसे निकालते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके। ये हमारा nth टर्म होता था। मतलब हम लोग कोई भी फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना, तो हम लोग n को 1 2 ऐसा कुछ भी डाल देते थे। तो हमारा nth टर्म आ जाता था। nth टर्म लोग ऐसे निकालते हैं। उसका सम कैसे निकालते थे सीक्वेंस का, ये मान लो n टर्म्स तक का हम लोग को सम चाहिए, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी करके हमारा सम आ जाता था। ये उसका फॉर्मूला होता था सम निकालने का। एक और इसको लिखते थे कि अगर हम लोग 2a को a प्लस ए लिख लें और प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा nth टर्म बन जाएगा। देखो सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे n/2 इंटू ए प्लस ए एन। कुछ लोग इसको ए एन को एल भी लिखते हैं लास्ट टर्म, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं इसको लिखने के। हमारा सम ये होता था और nth टर्म ये होता था। इतना तो हमने 10th में पढ़ा है। तो अब इसमें और क्या प्रॉपर्टीज होती है कि कोई सीक्वेंस है a1 a2, मतलब AP में है an तक, तो इसमें फर्स्ट से और लास्ट से इक्विडिस्टेंस टर्म्स का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट से फर्स्ट टर्म ले लिया और राइट से फर्स्ट टर्म ले लिया, तो लेफ्ट से फर्स्ट टर्म क्या है a1 और राइट से फर्स्ट टर्म क्या है an। ये इक्वल होता है लेफ्ट से सेकेंड टर्म और राइट से सेकेंड टर्म के सम के। राइट से सेकेंड टर्म क्या है an माइनस वन, a2 प्लस an माइनस वन। तो ऐसे करते करते अब जैसे मैं लिख लूँ, थोड़ा लिमिटेड लिख देता हूँ, लिमिटेड सीक्वेंस लिख देता हूँ एक। तो यहाँ लेफ्ट से फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a1 प्लस राइट से फर्स्ट टर्म क्या है a5। तो a1 प्लस a5 इक्वल्स टू, अब यहाँ से सेकेंड टर्म और राइट से सेकेंड टर्म, तो a2 प्लस a4। अब यहाँ से थर्ड टर्म और राइट से थर्ड टर्म a3 बस बचा। तो रखेंगे तो वैसे ही ना, कि लेफ्ट से थर्ड टर्म लेगा राइट से भी थर्ड टर्म लेगा, दोनों सेम ही है तो ठीक है ना, दो सेम है तो a3 प्लस a3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम राइट लेफ्ट से फोर्थ टर्म ले लो मान लो, तो ये a4 होता है। अब क्या राइट से भी फोर्थ टर्म लेना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट से इक्विडिस्टेंट टर्म्स के सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से देखो a4 लिया, तो यहाँ से फोर्थ टर्म लेंगे 1 2 3 4, तो ये a2 जो हम लोग पहले लिख चुके हैं ये। तो ये जो होता है फर्स्ट और लास्ट से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कुछ तो होगा ना, a1 प्लस an कुछ तो होगा इसका, मान लो c है, कुछ भी सम है, तो वही सम इन सब का भी होगा, ये कांस्टेंट रहता है। मैं बताने का मतलब है कि a1 प्लस an, a2 प्लस a4 ये सब कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कोई भी AP में। जीपी में भी ऐसे ही होता है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये एक चीज बतानी थी मुझे, ये शायद 10th में भी पढ़ी होगी लेकिन यहाँ काम आएगी ये वाली। अब एक चीज और है कि अगर कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म हमें दिया हुआ है कि n का मल्टीपल में है, लीनियर n के मल्टीपल में, मतलब लीनियर मतलब क्या, कि n की पावर हमेशा 1, n की पावर हमेशा 1 है और लीनियर n के मल्टीपल में मान लो 4n है। ये nth टर्म है कोई भी सीक्वेंस का, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो हमेशा होगा ना, वो हमेशा इस n का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे d4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, क्योंकि ऐसा हम लोग इसको कह सकते हैं कि कोई किसी चीज का टेबल चल रहा है, ऐसे यहाँ पे 4 का टेबल कह सकते हैं। मान लो फर्स्ट टर्म इसका तो n1 डालेंगे, सेकेंड टर्म है तो n2 डालेगा, थर्ड टर्म है तो n3 डालेगा, ऐसे करते करते जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 4। तो जब भी कोई लीनियर वेरिएबल है, ऐसे वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है, तो n यहाँ पे वेरी कर रहा है, n फर्स्ट टर्म मतलब n1 है, सेकेंड टर्म मतलब n2 है, तो n वेरी कर रहा है पर 4 वेरी नहीं कर रहा। तो d हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट है,
अब ऐसा नहीं कि तुम एन स्क्वायर के मल्टीपल को भी बोल रहे हो कि d4 है, ऐसा नहीं करना है। इसका मैं बताऊंगा। एन स्क्वायर एन क्यूब ये सब नहीं, सिर्फ एन की पावर 1 हो जा। nth टर्म हमें दी हो कि कोई भी लीनियर वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट रहता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है हमारा। ये बस कहने का मतलब है। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ लेकिन समझ आ जाएगा। तो ये लीनियर वेरिएबल है, एन वेरी कर रहा है 1 2 3 4, उसका कोफिशिएंट हम लोग लिख देते हैं डी, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, कांस्टेंट है। ये बताने की कोई भी हो सकता है 4 के अलावा, ऐसे मान लो कोई भी कांस्टेंट सी है और उसके मल्टीप्लाइड है एन, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का? सी। सी मान लो कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में। तो ये मान लो मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ कि एपी है उसका एन टर्म है हमारे पास 12n, तो मेरे को बता इसका सम एस एन क्या होगा। इसका एस एन निकालने के लिए क्या करना है हमें? एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसमें क्या क्या चाहिए वो देख लो। n तो वेरिएबल, n तो वैसे ही रहेगा क्योंकि n वेरी हो रहा है ना, n को कुछ हम लोग निकाल थोड़ी सकते हैं ऐसे स्पेसिफिक। ए हमारा क्या फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म लोग निकाल लेंगे, इसमें n1 डाल देंगे। a1 होता है हमारा a, तो a 12 है, फर्स्ट टर्म में n1 डाल दो। अब d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे? n का कोफिशिएंट देखेंगे, तो n का कोफिशिएंट क्या है 12, तो d हमारा 12 हो गया सीधे सीधे। तो एस एन क्या बनेगा इसका? एस एन का इक्वेशन n/2, a हमारा 12 है तो ये 24 हो जाएगा, 2 12 से 24 इंटू 12। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो n ये 2 को भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा इंटू 6, तो ये हमारे एस एन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी टर्म दिया हो, nth टर्म जिसका लीनियर वेरिएबल का कोफिशिएंट हम लोग कहेंगे जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब कोई भी सीक्वेंस दिया है उसका nth टर्म हमको लीनियर वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ है। यही कहने का मतलब, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता मैं इसमें। तो समझ आ गया होगा अभी तक। तो अभी मैं मिटा देता हूँ। अब अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। और इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि अगर सम ऑफ n टर्म्स हमें कोई भी सीक्वेंस दिया, मतलब एपी नहीं है, मान लो कोई भी सीक्वेंस दिया, उसका सम ऑफ n टर्म्स का हम लोग को इक्वेशन दिया है an² प्लस bn। कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे कोई क्वाड्रेटिक होती है उसकी कांस्टेंट टर्म भी होती है। मान लो कोई क्वाड्रेटिक, इसकी कांस्टेंट टर्म 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जब 0 होती है, उसका बता रहा हूँ, नॉन जीरो का भी बताऊंगा। तो कोई भी सीक्वेंस दिया है उसका, ये नहीं बोला है कि वो एपी है, बस बोला कि कोई सीक्वेंस है और उसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये है। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस हमेशा जो एपी का होगा ना, वो n² के कोफिशिएंट का डबल होगा। n² का कोफिशिएंट a है यहाँ पे, तो उसका डबल कर देंगे तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने n टर्म में निकाला कॉमन डिफरेंस, n का कोफिशिएंट, यहाँ पे n² के कोफिशिएंट का डबल, और वो एपी भी हो जाएगा, ये हम लोग कह सकते हैं अगर यहाँ पे नॉन जीरो है। ठीक है, तो हमें कोई भी सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स हमें ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये एपी है, कह ही सकते हैं, मतलब पक्का है कि वो एपी है, इस ऐसे फॉर्म में दिया है। मान लो यहाँ पे वो भी है, नॉन जीरो टर्म भी है, मतलब कांस्टेंट भी है एक यहाँ पे, वो भी हम लोग ले सकते हैं, अगले में बताऊंगा, अभी बताऊंगा मैं कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट भी होगा तो क्या कहेंगे, लेकिन कहेंगे दोनों को एपी ही, कि वो सीक्वेंस हमेशा एपी ही है और उसका कॉमन डिफरेंस है 2 है, जो n² का कोएफिशिएंट है उसका डबल। अब जैसे मैं ले दूं कोई भी, मैं मान लो देता हूँ 4n² प्लस 2n, ये एक सीक्वेंस का सम है, तो बताओ इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है 8, n² का कोएफिशिएंट का डबल। और बता दो इस पूरी एपी बता दो चलो मेरे को। तो एपी कैसे बताएंगे? तो मान लो कोई एपी होती है, ये एपी है, ठीक है, इसका मेरे को बता दो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, कि S1 क्या है? S1 है, तुम बोलोगे भाई कुछ जोड़ना ही नहीं है, A1 है, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म क्या है कि पहली टर्म को बस लिया है, तो सम ऑफ वन टर्म क्या होगा? सीधा सीधा A1 होगा। तो अगर यहाँ पे सम ऑफ वन टर्म मतलब S1, n को हम लोग 1 डाल देंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सम ऑफ वन फर्स्ट टर्म क्या होगा? सीधा फर्स्ट टर्म ही होगा, क्योंकि कुछ ऐड ही नहीं किया ना हमने, हम बोले सम ऑफ फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 है, उसमें कुछ ऐड ही नहीं करना, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म A1 होगा। अब A1 कैसे निकलेगा?
जब हम लोग S1 निकालेंगे, S1 कैसे निकलेगा, जब n को 1 डालेंगे, तो n को 1 डालो, 4 + 2 6। तो हमें AP निकालनी है, बस इसके दम पे हम लोग को AP निकालनी है। तो S1 6 आ गया, मतलब A1 भी 6 है। AP क्या आ गई 6, और 8 प्लस कर दो, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाएंगे, 14 + 22, ऐसे करते करते हमारी AP बन गई। तो हम लोग ने सिर्फ सम के बेसिस पे एक AP निकाल ली, ठीक है। अब यहीं पे अगर कांस्टेंट आ जाए तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आ गया मान लो, तो डी को कुछ नहीं होगा, डी हमारा यही रहेगा, S² कोएफिशिएंट का डबल रहेगा, बस यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। तो जो सीक्वेंस में एपी बनेगी वो फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकंड टर्म से एपी कहलाएगी। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा ए है मान लो, तो सेकंड टर्म इसका जो सीक्वेंस का है, ये सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं इसका, जिसका सम ये दिया हुआ है हम लोग को। कंफ्यूज मत हो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, समझ आएगा। डी टू ही है, डी हमेशा S² के कोएफिशिएंट का डबल होगा, ये याद कर लो। तो सीक्वेंस जो बनेगा ना हमारा, इसका जो सीक्वेंस रहा होगा, जिसका सम ये लोग कह रहे हैं, तो वो सेकंड टर्म से एपी मानी जाएगी। मतलब जो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होगा उसको एपी में नहीं लेंगे, बाकी सेकंड टर्म से हम लोग उसको एपी में लेंगे। और इसका एग्जांपल एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। कि मान लो सम ऑफ n टर्म मैंने दिया है 4n² + 2n + 3 दिया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया c, जिसका कॉमन डिफरेंस तो क्या है 8, पहले वाला एग्जांपल दिया उसमें ऐड कर दिया। तो उसकी एपी बता दो मेरे को क्या है। तो एपी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब S1 निकालेंगे। तो S1 कैसे निकलेगा, 4 + 2 + 3, तो 4 + 2 + 3 क्या होगा 6 और 9 हो जाएगा। A1 हमारा 9 है, फर्स्ट टर्म हमारा 9 है मतलब, और फिर कंटिन्यू होगा A1। तो ये फर्स्ट टर्म था, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग बोल रहे हैं एक्सक्लूड कर रहे हैं एपी में से। तो A2 क्या होगा, एक मिनट, देखो एपी सेकंड टर्म के ऑनवर्ड्स है, तो हम लोग ये इसमें ऐड करके उसका अगला टर्म नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी एपी नहीं निकालनी है अपन को, फर्स्ट टर्म एक्सक्लूड करके निकालनी है। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म हमारा आएगा S2 - S1 करके, मतलब यहाँ पे दो टर्म्स थे मान लो, उसमें हम लोग ने पहला टर्म का सम निकाला, दूसरे टर्म का सम निकाला। तो ये कैसे आएगा, ये पूरा दूसरे टर्म का सम निकाल के A1 + A2 का देखो दो टर्म का सम क्या है, A1 + A2। अब हमें चाहिए A2 को क्या है, A2 कैसे आएगा, पहले टर्म का सम माइनस कर दो, मतलब A1 माइनस कर दो, A2 आ जाएगा। तो ऐसे A2 S2 - S1 से आएगा। S2 कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लो, 4 4 से 16 +4 + 3 -S1 जो कि 9 है। तो सेकंड टर्म हमारा क्या आएगा, 23 - 9, तो 14 आएगा। देखो सेकंड टर्म हमारा क्या है, 14 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 8 थोड़ी है। देखो सेकंड टर्म, पहला टर्म 9 था, दूसरा टर्म 14 हो गया, मतलब कॉमन डिफरेंस 8 नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से ये एपी में नहीं था, ये एपी में नहीं था। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या 5 आ रहा है, तो ये एपी में नहीं था ना पहला टर्म। अब यहाँ से हम लोग आगे निकालेंगे, तो मान लो S3 भी निकाल लो तुम, A3 भी यहीं से निकाल के देख लो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो, मतलब यहाँ से तो तुम प्लस कर सकते हो, D को 8 प्लस कर दो, 22 फिर 30। तो यहाँ से एपी बन रही है, यहाँ से नहीं, यहाँ ये वाला टर्म नहीं लेंगे। मान लो A3 भी तुमने निकालना है, अगर S3 - S2 कर दो, ठीक है, A3 भी है मान लो यहाँ पे, तो A1 + A2 + A3 से S3 - A1 + A2 कर रहा हूँ मैं, S3 - S2 कर रहा हूँ, A3 आ जाएगा हमारे पास। 3 डालेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 4 9 से 36 + 6 + 3 -S2 हमारा क्या आया था, S2 हमारा यहाँ से आया था ना, यहाँ से 23 आ रहा था S2। तो ये कितना आएगा, 42 45। हाँ तो देखो 22 आ रहा है, मतलब हम लोग ने सही किया। तो फर्स्ट टर्म को हटा के बाकी यहाँ सेकंड टर्म से एपी में चालू हो जाता है। तो ऐसा होता है जब नॉन कांस्टेंट टर्म रहती है, सॉरी नॉन जीरो कांस्टेंट रहता है। जब कांस्टेंट जीरो होता है तब तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म से ही एपी में रहती है, लेकिन अगर कांस्टेंट नॉन जीरो होता है तो सेकंड टर्म से एपी में चालू होता है। अब अरिथमेटिक मीन भी देख लेते हैं क्या है इसी में। फिर अगले हम लोग वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेंगे, उसका ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, अरिथमेटिक मीन AM। अब कोई भी n टर्म्स दिए ना,
एन टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकालना तो पूरी एन टर्म्स को पहले प्लस कर दो, होल अपॉन जितनी टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो अरिथमेटिक मीन है एन टर्म्स का, कि ये तो तुम्हें आते ही होगा, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि किसी चीज का एवरेज कह सकते हैं उसको हम लोग, कि जितनी टर्म्स है उतनी टर्म्स से डिवाइड कर दिया, एन टर्म्स है तो एन से डिवाइड किया और इनको ऐड कर दिया, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एन टर्म्स होता है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है, ये भी पढ़ी होगी, कि एक टर्म के, जैसे ये एक टर्म है, इसके अगल बगल के अरिथमेटिक मीन लेंगे, तो A1 और A3 का अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं, कितने टर्म है, 2 टर्म, दोनों को ऐड कर दिया, 2 टर्म है तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब भी कोई भी AP में किसी एलिमेंट के अगल बगल के टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो वो उसी एलिमेंट के बराबर होगा, मतलब A2 के अगल बगल का अरिथमेटिक मीन निकाला, A1 प्लस A3, A1 और A3 का अरिथमेटिक मीन निकाला तो वो इक्वल होगा A2 के हमेशा। ऐसे ही अगर यहाँ पे A4 होगा, इसके अगल बगल का निकालें अगर, तो A3 हमारा हो जाएगा A2 प्लस A4 बाय 2, ये पढ़ा होगा ना, ये 2A2 इक्वल्स टू A1 प्लस A3, ये अपना ऐसे ही तो आया है, देखो फर्स्ट लास्ट के टर्म्स का सम क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट, तो A1 प्लस A3 इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहाँ से सेकंड, समझ गए। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो लेफ्ट और राइट से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से A2 और यहाँ से भी A2, दोनों तरफ से सेकंड टर्म ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2A2 इक्वल्स टू A1 प्लस A3, यहाँ से भी समझ सकते हो। तो बहुत हर चीज का बहुत सारी चीजें होती है याद रखने की, अगर याद रखने का तरीका चाहिए तो आज की ये वाले वीडियो में यही रखते हैं। अब अगले वीडियो हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप लर्निंग।